आपके सामने हम लेकर के आए हैं इंक्लूजिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। चुनिंदा कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। बच्चों में कुसमायोजन और हताशा तब विकसित होती है जब नंबर 1 उन्हें सभी के द्वारा अति लाड़ प्यार किया जाता है। नंबर 2 उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। नंबर 3 वे अपने साथियों के साथ लड़ते हैं। नंबर 3 नंबर 4 वे परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का, यह 1 नंबर है प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा 2। उनकी ज़रूरतें जब पूरी नहीं होती हैं तो बच्चों के अंदर कुसमायोजन और हताशा विकसित होने लगती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था? नंबर 1 है 1981 में। नंबर 2 है 1982 में। नंबर 3 है 1959 ईस्वी में। नंबर 4 है 1980 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक या पूर्ण दृश्य क्षीणता का कारण हो सकता है? यानी आंशिक या पूर्ण दृश्यता का कारण हो सकता है। तो नंबर 1 है ग्लूकोमा। नंबर 2 है मोतियाबिंद। नंबर 3 है मैक्यूला का व्यपजनन। नंबर 4 है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अगले क्वेश्चन का उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी 2 इसमें से हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो नंबर 1 है आंसर न्यून अवधान विकार। नंबर 2 है अपसारी चिंतन। नंबर 3 है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नंबर 4 है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, एक ही गतिविधि को बार बार दोहराना न होकर के धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता, यानी यह बच्चे रुक रुक करके पढ़ते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मानसिक विमंदित शब्द को मानसिक विपंबित शब्द को किस शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? पहला नंबर है बौद्धिक अयोग्यता, दूसरा नंबर है मानसिक कमजोरी, तीसरा नंबर है बौद्धिक पिछड़ापन, चौथा नंबर है बौद्धिक प्रतिकूलता। तो आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, बौद्धिक अयोग्यता। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। थोड़ा सा बड़ा है यह प्रश्न, लेकिन बार बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है यह। तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट यह है, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है? किसके समावेशन में मदद मिलती है? तो नंबर 1 है वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं, यानी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पूछ रहा है। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने के लिए नंबर 1 पर दे रहा है वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है। नंबर 2 पर दिया है वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है। नंबर 3 है वो विद्यार्थी जिसे प्रमस्तिष्कीय घात है। नंबर 4 है असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। तो इसमें से सही चयन करना है कि देखना है कि कौन कौन से पॉइंट आपके सही हैं। आगे हम चलते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले में दिया है कि नंबर 1 सही है, दूसरे पर दिया है कि नंबर 2 और 3 सही है, तीसरे पर दिया है कि नंबर 1, 2 और 3 सही है, चौथे पर दिया है कि 1, 2, 3 और 4 सही है। तो हम चलते हैं फिर दोबारा अपने प्रश्न पे, देखते हैं कि कौन कौन सही है। उपकरणों और सहायक तकनीकियों को पहुंच को अनुकूलित करने में निम्नलिखित में से किस समावेशन में मदद मिलेगा? तो दृष्टिबाधितों के लिए भी उपकरण की आवश्यकता होती है, तो यह भी सही हो जाएगा। और वो विद्यार्थी जिसे ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, या इनको भी उपकरण की जरूरत होती है। वो विद्यार्थी जिसे प्रमस्तिष्कीय घात है, इसे भी उपकरण की सहायता की जरूरत होती है, उससे अनुकूलित करना होता है। नंबर 4 है असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। तो इसलिए चारों जब सही है तो विकल्प 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों सही है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उस स्थान को पहचानिए जो अली पावर जंग श्रवण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। उस स्थान को पहचानिए जो अली यावर जंग श्रवण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय नहीं है। तो नंबर 1 है कोलकाता, और नंबर 2 है चंडीगढ़, नंबर 3 है दिल्ली, नंबर 4 है भुवनेश्वर। तो चूंकि कलकत्ता भी है
और नई दिल्ली भी है, भुवनेश्वर भी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। आपका करेक्ट आंसर बनेगा चंडीगढ़। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विकलांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन को बढ़ावा देता है? अर्थात समावेशन को बढ़ावा देने का मतलब है कि सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक साथ अच्छी प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करें या जानकारी को प्राप्त करें, तो उसी को समावेशन कहते हैं। अब देखते हैं, नंबर 1 पर होता है बाधा मुक्त पहुंच, अर्थात रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट न हो। नंबर 2 पर है सहायक यंत्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण। नंबर 3 पर सामान्य या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प। नंबर 4 है एक रूप संरचनाबद्ध पाठ्य चर्चा और आकलन के तरीके। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सही है। पहले में दे रहा है कि ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। दूसरे में दे रहा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। तीसरे में दे रहा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। चौथे में दे रहा है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तो इसमें पहला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। चौथा गलत है, एक रूप संरचनात्मक पाठ्य चर्चा और आकलन के तरीके। इसलिए आपका ऑप्शन 4 बतला रहे हैं, ऑप्शन 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसे हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संवेदी दिव्यांगता के प्रकार को पहचानिए। यानी जो चारों पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें संवेदी दिव्यांगता का कौन सा प्रकार है उसे आपको पहचानना है। नंबर 1 है बौनापन। नंबर 2 है स्वपरायणता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। नंबर 3 है वाक्य और भाषा दिव्यांगता। नंबर 4 है विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता SLD। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक्य एवं भाषागत दिव्यांगता। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दिव्यांगजन अधिकार विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो यह हमें लगता है कि सबसे आसान क्वेश्चन होगा। 2016 ईस्वी में, दूसरा है 2005 में, तीसरा है 2012 में, चौथा है 2010 में। तो दिव्यांगजन अधिकार विधेयक आपका जो पारित हुआ था वह सन है 2016। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 2016, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले छात्रों को मौजूदा स्कूल वातावरण के साथ समायोजित किया जाना है? किस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चे, जिसमें कहा जाता है CWSN, तो इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है एकीकृत, नंबर 2 है समावेशी, नंबर 3 है विशेष और समावेशी, नंबर 4 है एकीकृत और समावेशी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, एकीकृत। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं? समावेशी शिक्षा, नंबर 2 है आवासीय विद्यालय, नंबर 3 है पुनर्वास, नंबर 4 है कार्य योजना। तो इसमें नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है, समेकित शिक्षा। इसे हाईलाइट कर देता हूं मैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, होती है, लिख रहा है। अन्य विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 पर चलते हैं, आर्थिक स्वतंत्र। नंबर 2 है समायोजन में सहायता। नंबर 3 है समाज में दृष्टिकोण में परिवर्तन। नंबर 4 है उपर्युक्त सभी। तो यह तीनों पॉइंट हमें करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो विशेष शिक्षा का उद्देश्य ये ऊपर के तीनों पॉइंट होते हैं। आर्थिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए, समायोजन में सहायता भी होती है, समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, अर्थात समाज में जीने के तौर तरीकों को सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। एक ही प्रश्न में दो छुपे हुए हैं, कथन ए और कथन 2। क्षीणता किस अंग की संरचना का कार्य है की समन्वयता करता है? तो क्षीणता किसी अंग की संरचना या कार्य की सामान्यता है। कथन 2, विकलांगता व्यक्ति की कार्यात्मक क्षति का परिणाम है। तो इसमें देखा जाता है कथन ए और कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, अर्थात क्षीणता किसी अंग की संरचना का कार्य की सामान्यता है। तो चूंकि यह ऑप्शन आपका गलत है, ए वाला, दूसरा ही केवल सही है। अब ऑप्शन पर आते हैं कि देखते हैं कि कौन सा सही है।
यानी दूसरे नंबर पर दिया है कथन एक सत्य और कथन दो असत्य है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तीसरे पर दिया है कथन ए असत्य है, यानी कथन एक असत्य है और कथन दो सत्य है। चौथे पर दिया है कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान रिक्त स्थान है के माध्यम से किया जाता है, उसमें भरना है। तो देखिए तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा भरने पर सही रहेगा। दिया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान विशेष स्कूल के माध्यम से किया जा सकता है, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान दूसरे नंबर पर है एकीकृत शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान समावेशी शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। चौथे नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड है, समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। IE इंक्लूसिव एजुकेशन एक ही छत के भीतर विकलांग बच्चों और सीखने की कठिनाइयों के साथ, यानी वह बच्चे CWSN बच्चों की बात कर रहा है। समावेशी शिक्षा के बारे में लिखा है एक ही छत के भीतर विकलांग बच्चे और सीखने में कठिनाई के साथ सामान्य बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक नया दृष्टिकोण है। यह किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमता या कमजोरियों की परवाह किए बिना सभी छात्रों को एक कक्षा और समुदाय में एक साथ लाता है और सभी छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। SN वाले छात्रों के लिए समायोजन के लाभ के प्रकार, यानी जो दिव्यांग बच्चे होते हैं CWSN बच्चे होते हैं उनके समायोजन से लाभ क्या होता है। सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में दिन बिताने से सामाजिक संपर्क के कई अवसर मिलते हैं, अर्थात CWSN बच्चे चाइल्ड विद स्पेशल नीड के बच्चे जो होते हैं अगर सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं तो उन्हें कई अवसर प्राप्त होते हैं सामाजिक स्तर के सीख और जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो अलग अलग व्यवस्था में उपलब्ध नहीं होंगे। जो अलग अलग कर दिया जाए तो उन्हें उपलब्ध नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट दिया है विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चों के व्यवहार में उपयुक्त मॉडल होते हैं। ये विशेष शिक्षा आवश्यकता के बिना छात्रों के सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार का निरीक्षण और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानते हैं। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा के अंतर्निहित एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है। पहले पॉइंट पर हम चलते हैं यथार्थवाद, दूसरे पर चलते हैं आत्म सत्करण, तीसरे नंबर पर चलते हैं मानकीकरण, चौथा नंबर है समायोजन।
दिव्यांग छात्रों के बारे में लिख रहा है। तो दिव्यांग छात्रों का समायोजन ही होता है जिसे के वजह से समावेशी शिक्षा बना है आपका। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा, हाईलाइट कर दिया मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब समावेशन के बारे में कुछ नीचे जानकारियां भी आ रही हैं, उससे भी आप चाहें तो ग्रहण कर लें। समावेशन सभी लोगों की स्वीकृत और समायोजन है, चाहे उनकी विभिन्न कुछ भी हो। समावेशन लोगों को इस बात की सराहना करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रचनात्मक में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है कि मुख्य भूमिका का निर्वहन करना, अर्थात प्रत्येक एक व्यक्ति की भूमिका होती है, तभी समायोजन होता है। एक दूसरे के भिन्नताओं को महत्व देने की अनुमति देता है, यानी एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य स्कूल रचना, बुनियादी ढांचा, कार्यप्रणाली, पाठ्यक्रम और कक्षा प्रबंधन को शामिल करने के लिए संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली को अपनाकर समग्र सामान्य शैक्षिक रचना में विभिन्न अक्षमता और विविधता वाले सभी बच्चों को शिक्षा से है। यानी द्वंद्वांतर क्यों ना अनेक प्रकार की हो, चाहे भिन्नता अनेक क्यों ना हो, चाहे वो मानसिक मंद बच्चा हो या लो विजन का बच्चा हो या ब्लाइंड बच्चा हो या SLD हो, OH का हो, अर्थात दिव्यांगता के जितने भी प्रकार हैं उतने प्रकार के किसी भी अंदर का अगर बच्चा हो, तो अगर एक साथ सभी मिलकर के एक पाठ्यक्रम, एक प्रणाली के द्वारा ढांचे में पढ़ते हैं तो वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है। समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है, देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा। यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा से के बारे में लिख रहा है। दूसरा है सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा। तीसरा है बहुकक्षीय व्यवस्था में शिक्षा। नंबर 4 है अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की शिक्षा। तो नंबर 4 भी गलत हो गया और नंबर 3 भी गलत है। बहुकक्षीय व्यवस्था की मतलब नहीं होता है एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में एक ही परिस्थिति के द्वारा पढ़ना होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर केवल अगर मतलब होता है तो सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों का शिक्षा ग्रहण करना, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। CET परीक्षा का स्कोर कार्ड भरना है अवधि के लिए वैध होता है, तो अब शायद चेंज भी हो गया है, अब तो शायद लाइफ टाइम हो गया है। लेकिन पहले यह क्वेश्चन बनता था, CET परीक्षा का उद्देश्य जो होता था वह 3 वर्ष के लिए वैध होता था। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा हम 3 कर दे रहे हैं। अगर बाय द वे प्रश्न आ जाए तो 3 ही वर्ष मारना होगा। यह सभी गलत हैं। अब तो लाइफ टाइम भी सुनने में आता है कि हो गया है। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। SEN का क्या अर्थ है? नंबर 1 है सोशल एजुकेशन स्टैंडर्ड।
सोशल एजुकेशन स्टैंडर्ड। नंबर 2 है स्पेशल एजुकेशन नीड्स। नंबर 3 है सोशल एजुकेशन नीड्स। नंबर 4 है सोसाइटी एक्सेप्शन नीड्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 2 है, अर्थात यह होता है स्पेशल एजुकेशन नीड्स, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा आपको नीचे दिया गया है। विशेष शिक्षा आवश्यकता SEN का अर्थ कक्षाओं, घर, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थानों, गली और पुनर्वास घरों आदि जैसे सभी व्यवस्थाओं में उपयुक्त चुनौतियों वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रारूपित किया गया निर्देश है। नेक्स्ट है विशेष शिक्षक आवश्यकता SEN शारीरिक और विकासात्मक अपेक्षाओं, व्यवहार, भावात्मक और संचार विकार और अधिगम अक्षमता वाले शिक्षार्थियों को संदर्भित करती हैं। और यह विशेष बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं या संधि के विशेष शिक्षा की कुछ पद्धतियों को भी एक साथ मिलाकर कार्य करती हैं। अब चलते हैं हम आगे। इसे भी देख लीजिए। जब SEN बच्चे छात्र अपने साथियों के साथ सामान्य कक्षाओं में पढ़ते हैं तो इस व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमता, शारीरिक और विकासात्मक से पीड़ित, दोनों बात लिखा, शारीरिक और विकासात्मक से पीड़ित छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है। क्या चीज उपयोग किया जाता है? प्रश्न 1 पर देखिए, आंसर 1 है एकीकृत शिक्षा। और नंबर 2 पर है दिव्यांगों के लिए शिक्षा। नंबर 3 पर है समावेशी शिक्षा। नंबर 4 पर है विशेष शिक्षा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 4 हो जाएगा। यहाँ पर विशेष शिक्षा की बात की गई है, हाईलाइट कर दिया मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चयन कीजिए। 3 तो सम हैं, एक जैसी भूमिका रखने वाले हैं, लेकिन एक कोई है जो अलग है, उसे आपको पहचानना है। नंबर 1 है रंगोली। तो रंगोली और फोटोग्राफी और मूर्ति, यह तीनों एक समान है, लेकिन नाट्यशाला में कलाकार होते हैं और यह अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जब विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले छात्रों को, ध्यान दीजिएगा CWSN की बात यहाँ पर भी हो रही है और CWSN के क्लास भी आप ले रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से क्लास भी है। जब विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले छात्रों को पूर्व मौजूदा संरचना में समायोजित किया जाता है तो उसे
यानी क्या कहा जाता है उसके बारे में लिख रहा है। पूर्ण रूप से जब समायोजन कर दिया जाता है तो क्या कहा जाता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 पर दिया है विशेष शिक्षा, नंबर 2 पर दिया है एकीकृत शिक्षा, नंबर 3 पर दिया है उपचारात्मक शिक्षा, नंबर 4 पर दिया है सामान्य शिक्षा। जब विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले छात्रों को पूर्व मौजूदा संरचना में समायोजित किया जाता है तो उसे कहा जाता है एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा हट करके है प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले या बिना विशेष आवश्यकता वाले, यानी विशेष आवश्यकता वाले का बात तो CWSN से कर रहा है, बिना आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता वालों की बात करता है, तो सामान्य बच्चों की बात कर रहा है। वाले छात्रों पर दिया जाने वाला विशेष ध्यान क्या कहलाता है? ध्यान, ध्यान क्या नाम देना है यहाँ आपको? नंबर 1 दे रहा है एकीकृत शिक्षा, नंबर 2 दे रहा है सामान्य शिक्षा, नंबर 3 दे रहा है उपचारात्मक शिक्षा, नंबर 4 दे रहा है विशेष शिक्षा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। उपचारात्मक शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ एक सामान्य सीखने के माहौल में शिक्षा का संचालन करना है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सामान्य सीखने के माहौल में शिक्षा का संचालन करना है, जो एक शैक्षिक व्यवस्था है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि और विभिन्न क्षमताओं वाले छात्र एक साथ सीखते हैं। उपचारात्मक शिक्षा का मतलब समझ लीजिए, जो आंसर आपका बना था। उपचारात्मक शिक्षा का अर्थ सुधार है, सुधार की विधि या छात्र की कमी, गलती की कठिनाई आदि को दूर करने के लिए अपनाई गई पद्धति को उपचार कहा जाता है। और जब शिक्षण कठिनाई को ठीक करते हुए शिक्षण किया जाता है तो उसे उपचारात्मक शिक्षा कहा जाता है। उपचारात्मक शिक्षा अपने उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की शिक्षा में त्रुटियों के सुधार के लिए प्रभावी तकनीकी का विकास करती है। अब चलते हैं आगे। दे रहा है प्रश्न, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। मिलान करना है, किससे कौन मिलेगा? पहले को देखिए, पहले को मिलाइए। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, वाक संबंधी सम्यता, वाक संबंधी समस्या। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे SLD को वाक संबंधी समस्या वाले बच्चे को नहीं कह सकते। नंबर 2 पर दिया है ब्रेल, तो ब्रेल वाले बच्चे को भी नहीं कह सकते। अब दिया है नंबर 3 उपलब्धि संभावित विसंगति, तो नंबर ए जो है 3 से मिल जाएगा, अर्थात ए क्या हो जाएगा? ए का ए बराबर 3 हो जाएगा। अब बी पर चलते हैं। श्रवण अक्षमता वाले बच्चे, तो बी का फर्स्ट से मिल जाएगा वाक संबंधी समस्या, इसको ऐसे मिला लीजिए, ऐसे हो जाएगा। सी का देखते हैं, सी का चला जाएगा
बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे तो बुद्धि लब्धि वाले हो जाएंगे, सी का 4 से हो जाएगा। दृश्य अक्षमता वालों को फर्स्ट पर चला जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। तो इसमें से अब देख लीजिए कौन सा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ए का थर्ड देख लीजिए पहले में कौन सा है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट था तो यह गलत हो गया। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट था तो इसलिए यह भी गलत हो गया। ए का फोर्थ लिखा है तो यह भी गलत हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और यही करेक्ट होगा। हाईलाइट कर देते हैं, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यही हमारी आगे जानकारी इसके लिए है, देखिए जान लीजिए। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे फर्स्ट थर्ड। अधिगम अक्षमता विभिन्न प्रकार के विकारों को संदर्भित करती है जो जानकारी के अधिग्रहण, प्रतिधारण, समझ या उपयोग को प्रभावित करते हैं। वे उपलब्धि संभावित विसंगति से चिन्हित होते हैं जिनका अर्थ है बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर। अब चलते हैं बी फर्स्ट का। श्रवण अक्षम आंशिक या पूर्ण रूप से सुनने में असमर्थता को संबंधित करता है। श्रवण अक्षमता वाले बच्चों को अक्सर वाक्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि वाक्य और भाषा कौशल विकसित करने के लिए ध्वनियों का आना अति आवश्यक होता है। अगर ध्वनि को हम सुन नहीं पाते तो उसका विश्लेषण और न कर सकते ना वो बच्चा बोल सकता है। नेक्स्ट, बौद्धिक अक्षमता वाले यानी सी का 4, बौद्धिक अक्षमता के बौद्धिक कार्य प्रणाली और अनुकूलित व्यवहार से सीमाएं शामिल हैं। इन बच्चों का आकलन अक्सर बुद्धि लब्धि IQ जैसे उपायों का उपयोग करके किया जाता है ताकि बौद्धिक कार्य प्रणाली के स्तर का निर्धारण किया जा सके। नेक्स्ट है दृश्य अक्षमता वाले बच्चे, डी का सेकेंड। दृश्य अक्षमता से ऐसी स्थितियां शामिल हैं जिनमें दृष्टि काफी क्षीण हो जाती है या पूरी तरह से अनुपस्थित हो जाती है। ब्रेल एवं अस्पर्शनीय लेखन प्रणाली है जिनका उपयोग दृश्य अक्षमता वाले लोग पढ़ने और लिखने में करते हैं। इसमें भी प्रश्न बनते हैं। देखिए दृश्य अक्षमता वाले में 2 प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 प्रश्न भी आगे चल करके बन सकता है कि दृश्य अक्षमता वाले बच्चे पढ़ने में किस लिपि का प्रयोग करते हैं, तो उसमें आप ब्रेल लिपि का जिक्र कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं जो स्पर्शनीय प्रणाली होती है। और इसमें अल्प दृष्टि के लिए अगर पूछे सामग्री, शिक्षण सामग्री क्या होती है, तो इन लार्ज प्रिंट बुकें होती हैं और लेंस वगैरह होते हैं, कई प्रकार के दिया जा सकता है। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, उसको आपको कमेंट में देना है, कमेंट में लिख करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। एक बच्चा सुन तो सकता है मगर उसे बोलने में प्रॉब्लम है, तो वह किस प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित है। अगर मेरा प्रश्न समझ में आए तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए करें कि किसी के पास जाकर कर मेरी वीडियो कुछ जानकारी दे देती है और उस जानकारी से उसे लाभ हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई।
जय हिंद।